मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में और हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रोहित जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जब हम बात करते हैं ऑटो इंडस्ट्री की तो इसमें मेक इन इंडिया का भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। मेक इंडिया किस तरह से मेक फॉर द वर्ल्ड अब बनता जा रहा है? मैं जैसे ऑटो एक्सपो का पहला दिन था, मेरे जो सहकर्मी हैं यहाँ जो हमारे साथ हीरो कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, हमने पूरा पेविलियन, हमने जो पूरा एक्सपो है उसका हमने एक निरीक्षण किया। हम मतलब वर्ड्स डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं कि एक सेंस ऑफ प्राइड जो होता है कि लघु से लघु कंपनी, बड़ी से बड़ी कंपनी, महिंद्रा ले लीजिए, आप हीरो ले लीजिए, टोयोटा ले लीजिए, मारुति ले लीजिए, बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो दिखने को मिल रहा है जो लघु उद्योग है, जो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो एंसिलरीज हैं, वो सारी, वो कहते हैं ना कि जो सब चीजें साथ जुड़ती हैं तब एक पूरी चित्र बनता है, तब वो पूरी एक कहानी बनती है। तो इतने सारे जो लघु उद्योग के मैन्युफैक्चरर्स हैं और कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, उसको देख के ये मेरा दिल इतना कॉन्फिडेंट फील करता है कि जो मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड जो पीएम मोदी जी का एक विजन है, इट इज कमिंग अलाइव। वो सत्य है, बिल्कुल सच है कि इतने सारे छोटी छोटी कंपनियां बड़ी कंपनीज के लिए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और जो बड़ी 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 कंपनीज हैं वो सारी इन छोटी मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड के लिए रेडी हैं, तैयार हैं और बिल्कुल आत्मनिर्भर हैं। बिल्कुल शिशिर, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे, अगर पिछले 4 साल देखते हैं तो इस पूरे सेक्टर में $36 बिलियन से भी ज़्यादा का FDI आया है। ये अपने आप में कितना बड़ा आंकड़ा हो जाता है, किस मायने में महत्वपूर्ण हो जाता है? और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं जो बड़े उद्योग हैं उसके अलावा जो MSMEs हैं और इससे रिलेटेड कनेक्टेड जो उद्योग हैं उसको भी इसका कितना फ़ायदा मिला है? बिल्कुल, देखिए, कोई भी जब एक बड़ी कंपनी अपना यहाँ कारोबार शुरू करती है, एक प्रोडक्शन लाइन सेटअप करती है, तो वो सब कुछ खुद नहीं बना सकती, उसको बाकियों की ज़रूरत होती है। और हमारे पास ऐसे क्लस्टर बेस्ड जो हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं, चाहे आप गुजरात में देख लीजिए, चाहे आप तमिलनाडु में देख लीजिए, चाहे फिर आप मनेसर में देख लीजिए या किसी भी देश के दूसरे हिस्से में देख लीजिए, जिस तरीके से क्लस्टर बेस्ड जो डेवलपमेंट हुआ है वो निश्चित तौर पर जो छोटे और जिसको हम लोग कहते हैं ना कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो इंटरप्राइजेज हैं उनको किस तरीके से बढ़ावा देता है। और इसमें कोई शक नहीं कि आप माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के बढ़ने से जिसको कहते हैं ना कि एम्प्लॉयमेंट में किस तरीके की बढ़ोतरी होती है। देखिए, आज के समय में हमारी एक बड़ी ज़रूरत है रोज़गार की, और रोज़गार के मौके जितने ज़्यादा बनेंगे, जिस क्षेत्र से बनेंगे, उस क्षेत्र की अहमियत बढ़ती जाएगी। और विदेशी निवेश आ रहा है, एक बड़ी कोई विदेशी कंपनी आ रही है या जो कंपनियां यहाँ पहले से कारोबार कर रही हैं वो अपना कारोबार का विस्तार कर रही हैं, तो बाकी जितने भी एंसिलरी यूनिट्स हैं उनको किस तरीके से बढ़ावा मिलता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। अश्विनी जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से सबसे ज़्यादा अगर हम भारत की बात करते हैं तो कॉम्पिटिटिव लॉजिस्टिक कॉस्ट वाला देश बन गया है, इससे इस पूरे क्षेत्र में किस तरह से संभावनाओं के अगर हम देखें तो नए रास्ते निकलते हुए दिखाई देते हैं? जी, अगर हमको डोमेस्टिक मार्केट में और एक्सपोर्ट मार्केट में बहुत ही कॉम्पिटिटिव होना है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है एक बिजनेस का। और जो सरकार ने जो स्टेप्स लिए हैं जिससे पूरी रोड्स, हाईवेज जो डेवलप हुए हैं, जिससे आपका लॉजिस्टिक का कॉस्ट भी कम हुआ है और टाइम भी कम हुआ है, उससे एक डिस्टिंक्ट एडवांटेज मिलता है हमको, एक प्राइस एडवांटेज जो हमें यूज़र सेटिस्फेक्शन, जो कंज्यूमर है और जो बायर्स हैं उनके लिए बहुत रेलिवेंट है। एंड ऑल्सो ये जो हमारा प्राइसिंग एडवांटेज है इन रिडक्शन इन लॉजिस्टिक कॉस्ट हमको थोड़ी सी एज देता है फॉर एक्सपोर्ट्स एज वेल। सेकेंड, आजकल जो भी ये मार्केट है उसमें आप देखेंगे बहुत कुछ ऑनलाइन डिस्ट्रीब्यूशन, ऑनलाइन चैनल पे बहुत ज़्यादा सेल होता है। उसमें भी एक बायर यूज़र का एक्सपेक्टेशन है कि उसके ऑर्डर के साथ ही उसका सामान जो भी उसने खरीदा है वो बहुत जल्दी से जल्दी मिले। तो जो भी लॉजिस्टिक एडवांटेज है, इंप्रूवमेंट नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, इन टर्म्स ऑफ टाइम सेविंग, is also making ensure companies are having lower inventory, having lower cost of logistic, giving distinct advantage. बिल्कुल। रोहित जी, आपसे समझना चाहेंगे, जो 7C मोबिलिटी सॉल्यूशन है ये अपने आप में कितना बड़ा सॉल्यूशन हो जाता है जब हम छोटी छोटी चिंताओं की बात करते हैं, या इस क्षेत्र में पहले जिस तरह की दिक्कतें आती थी उसकी बात करते हैं, या फ्यूचर के जो लक्ष्य हैं उनको हासिल करने की बात करते हैं? देखिए, भारत जो देश है अभी बिल्कुल फ्यूचर फोकस्ड
भविष्य को एक नजर टिकाए हुए हैं हम। और सबसे जब हम भविष्य की बात करें तो 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। मान लीजिए जैसे कार्बन न्यूट्रलिटी है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी का विजन जो है कि इंडिया विल फाइनली बिकम कार्बन न्यूट्रल बाय 2070, उसकी पहल आज करनी होगी। उसको पहल करने के लिए 2-3 बड़े ही स्टेप चेंज डिसीजंस लिए गए हैं। जैसे जो हम बोल रहे हैं पूरा ट्रांजिशन इनटू इलेक्ट्रिक, ट्रांजिशन इनटू स्मार्ट मोबिलिटी, ट्रांजिशन इनटू अल्टरनेट नॉन आइस इंजिन्स, ये सारे एक स्टेप्स हैं जो कि कड़ियां हैं, ये सारी जुड़ेंगी। कॉन्शियस कंज्यूमरिज्म की बात कर रहे हैं, वो कार्बन फुटप्रिंट की न्यूट्रलिटी की बात कर रहे हैं, वो क्लीन एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, वो सो दीज आर स्मॉल स्टेप्स जो इंडस्ट्री ले रहा है। और जो भारत मंडपम में हम इस बार देख रहे हैं, पूरा जो इस बार थीम है, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, चाहे वो सस्टेनेबिलिटी हो, चाहे वो स्मार्ट हो, बहुत बाहर निकल के आ रहा है। आप बड़ी बड़ी कंपनियां देखिए, आप हीरो का नाम लीजिए, हीरो साइकिल्स का नाम लीजिए, साइकिल्स कितना बड़ा चेंज लेके आ रहा है। छोटे छोटे शहर में साइकिल की अडेप्टेबिलिटी बढ़ रही है, बड़े शहरों में अर्बन मोबिलिटी का सोल्यूशन लेके आ रहा है। बड़ी कंपनी की बात कीजिएगा तो आप महिंद्रा को देखिए, महिंद्रा इलेक्ट्रिक कार्स लॉन्च कर रहा है। मारुति जैसी कंपनी इतना इनोवेशन कर रही है जो कि कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ इतना ठोस कदम आगे बढ़ा रही है। तो ये 7 C's जो हैं, ये सारी कड़ियां जुड़ेंगी और 2046 और 2070 में आप देखेंगे कि भारत पूरे विश्व को दिखाएगा कि हाउ द वर्ल्ड कैन बी अ कार्बन एमिशन फ्री एनवायरनमेंट। शिशिर, आपसे समझना चाहेंगे ग्रीन मोबिलिटी पर भी जो है इस बार काफ़ी फोकस है, तो ये किस तरह से इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों को सपोर्ट कर रही है? देखिए, जो रोहित ने अभी बात की कि 2046 या 2070 की हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ पर हमें कार्बन न्यूट्रलिटी को किस तरीके से अडॉप्ट करना है, तो आपको ग्रीन की तरफ तो जाना ही है। और ग्रीन की तरफ सिर्फ हमको ये नहीं सोचना है कि हम जिसको कहते हैं ना कि बैटरी बेस्ड या ईवी का गाड़ियों की बात करें, बल्कि जो गाड़ियाँ फोसिल फ्यूल बेस्ड हैं उनमें हम किस तरीके से कार्बन एमिशन को कम कर सके। जो हमारे हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, या फिर हम लोग जो एथेनॉल मिक्स्ड जो ब्लेंडेड फ्यूल की बात कर रहे हैं, इन सब की वजह से जो ग्रीन फ्यूल है वो कितना ज़्यादा यूज़ हो सकता है, उसके लिए टेक्नोलॉजी कैसे बेहतर बनाई जा सकती है। और एक और बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि अमूमन ये धारणा है कि जितने भी नॉन फॉसिल फ्यूल व्हीकल हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, और उसकी वजह से उसकी खपत को लेकर के हमेशा से प्रश्न चिन्ह बना होता है। लेकिन जैसा हमने पिछले कुछ समय में देखा है कि ईवी की सेल बढ़ी है, उनके दाम में भी कमी आई है, उसके ऊपर जीएसटी का रेट भी आपके फॉसिल फ्यूल के मुकाबले में कम है। लेकिन अभी और इसे प्रमोट करने की ज़रूरत है। न केवल हम ईवी की बात करें, बल्कि जितने भी नॉन पेट्रोल या नॉन डीजल गाड़ियाँ हो सकती हैं उनको हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, ग्रीन फ्यूल बेस्ड व्हीकल को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, उनकी कीमत हम कैसे कम कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर जो हमारा जो दुनिया को दिखाना है कि हम ग्रीन मोबिलिटी भी हम बेहतर तरीके से ड्राइव कर सकते हैं, वो संभव हो पाएगा। बिल्कुल। रोहित जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे इस बार जिस तरह से सूचना मिल रही है 34 से ज़्यादा कंपनियां हैं जो पार्टिसिपेट कर रही हैं। ऐसे में जब हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करते हैं, ग्लोबल पार्टिसिपेशन की बात करते हैं या इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इससे जो इन्वेस्टर्स यहाँ पर आना चाहते हैं या आ रहे हैं और जो यहाँ पर लोकल उद्यमी हैं, दोनों को ही आपस में अगर अनुभव शेयरिंग की बात करते हैं हम, तो उससे कितनी मदद मिलने की संभावना है? रमा जी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट मैं देना चाहूंगा। अब भारत का टाइम ऐसा आ गया है कि भारत पार्टनरशिप्स या कोलैबोरेशन नहीं ढूंढ रहा, वर्ल्ड भारत के पास आ रहा है कोलैबोरेशंस की। हमारे जो इंजीनियर्स हैं, हमारे जो ऑटो डिजाइनर्स हैं, आप विश्वास मानिए आज की डेट में भारत मंडपम में जो स्टॉल्स हैं, जो पवेलियंस हैं, उसकी इंजीनियरिंग अब हम विदेशियों के पास जाके नहीं बोल रहे कि हम जापानियों के पास जाके नहीं बोल रहे कि हमें टेक्नोलॉजी चाहिए और हम नॉन कंबस्टेबल इंजन की टेक्नोलॉजी की बात करना चाहते हैं। जापानीज, जर्मन और यूरोपियन इंजीनियर्स आके हमारे स्टॉल में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये क्या है। बिकॉज आज की डेट में जो युवा देश है हमारा, जो हमारे इतना जो भविष्य हमारा इतना उज्जवल है, जो सारे इंजीनियर्स हैं, जो सारे हमारे स्टार्टअप्स हैं, वो आज सुबह की बात मैं बताऊं आपको, जब मोदी जी आए थे यहाँ तो उन्होंने पूरा एक पूरा मुआयना लिया था जहां की सिर्फ स्टार्टअप्स थे, और वहां युवा लोग 20 से 30 साल के लोग में ऐसी टेक्नोलॉजी देखने को मिली कि पहिया है लेकिन पहिए की स्कोप नहीं है, स्पीडोमीटर है लेकिन उसमें कोई नंबर्स नहीं है या कोई स्क्रीन नहीं है। मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज की डेट में भारत विदेशियों को और ग्लोबल
लीडिंग इंजीनियरिंग कंट्रीज को बता रहा है कि इंजीनियरिंग एक्सीलेंस इंडिया में हो रही है। तो इट्स नो लॉन्गर अबाउट कोलैबोरेशंस, इट इज अबाउट टेलिंग दैट वी आर रेडी फॉर द वर्ल्ड। जैसे वो प्रधानमंत्री सुबह भी कह रहे थे, मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड, सच्ची ही स्वकरण हो रहा है। बिल्कुल। शिशिर, एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपसे लेना चाहेंगे। जिस तरह की जो उत्साहवर्धक रिएक्शंस जो हैं उद्यमियों से भी मिल रहे हैं और जिस तरह से एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर 1986 से जब ये स्टार्ट हुआ था उससे हम तुलना करते हैं तो अपने आप में किस तरह की इसमें और ऊंचाई को देखते हैं? प्रधानमंत्री ने भी बताया था 5वीं अर्थव्यवस्था है, अगर तीसरी पे हम पहुँचेंगे तो उसके बाद इस उद्योग को किस तरह के पंख लगेंगे? देखिए, पहले हम लोग ऑटो एक्सपो की बात करते थे, अब हम लोग मोबिलिटी एक्सपो की बात करें। ये सबसे बड़ा बदलाव है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में हमें कुछ और नई चीज़ें देखने को मिले, कुछ नई चीज़ें समझने को मिले। तो हम 2030 या 2033 जब हमने $5 ट्रिलियन, $7 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन और फाइनली 2047 में जब हम विकसित भारत के लक्ष्य की बात कर रहे हैं, तो हो सकता है कि मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का स्वरूप बिल्कुल ही आपको अलग तरीके का दिखेगा। और हो सकता है कि वहाँ पर हम सिर्फ ये बात ना करें कि ये गाड़ियाँ कैसे चल रही हैं या साइकिल क्या चल रही है। हो सकता है कि उस समय में मोबिलिटी के दूसरे और भी जितने भी ऑल्टरनेटिव्स हैं उनकी चर्चा होने लगेगी। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए केवल आसमान ही छूने को बस बचा है। इससे ज़्यादा ग्लोबल एक्सपो का और कोई विस्तार नहीं हो सकता। बिल्कुल, अपने आप में एक बड़ा विस्तार, और उसकी अगर देखते हैं तो विश्व पटल पर भी एक बड़ी धमक दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया अश्विनी गौतम जी, रोहित शर्मा जी और शिशिर आपका हमसे जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।